डर सबसे पहला है, समाज का डर। आप अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो आप सबसे ज़्यादा समाज से डरते हैं, क्योंकि समाज में आप रहते हैं और समाज का डर आपको सबसे ज़्यादा आपकी इच्छाओं को बाधित करता है। समाज अपनी इच्छाओं को आप पे थोपना चाहता है कि आप समाज के हिसाब से चलें। समाज आपको कभी भी अपने से बड़ा होने नहीं देना चाहता, अपने से बाहर निकालना नहीं चाहता। समाज हमेशा चाहता है, समाज के लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे नीचे रहें, उनके जैसे रहें, उनकी सारी बातें मानें। और वो जो मुख्य लोग होते हैं वो कुछ भी करें, बस आपको उनके सामने नतमस्तक रहना है। इसीलिए जो लोग समाज से डरते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो सबसे जो महत्वपूर्ण डर है वो समाज का डर है। अब ये समाज काम कैसे करता है, आपको कैसे रोकता है, आपको कैसे कोई अच्छा काम या एक्स्ट्रा काम करने नहीं देता। क्योंकि अगर आप अच्छे बन जाओगे, सब कुछ बेहतर करोगे, तो फिर आप उस समाज की परवाह नहीं करोगे। इसलिए वो अपनी परवाह कराने के चक्कर में आपको कंट्रोल करता है। मैं आपको अपने जीवन का एक वाकया बताता हूँ। सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करता था तब मैंने होटल मैनेजमेंट में करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले तो वो समाज के लोग, मैं अपने मामा के यहाँ रहता था, वहाँ पर लोग ताश खेलते थे। उनके जो कमरा था वहाँ पर, क्योंकि वो बेहतर कमरा था, वहाँ पे पंखा भी लगा हुआ था, बड़ी जगह थी, तो लोग वहाँ आकर के ताश खेलते थे। अब वो समाज के लोग रहते हैं जो ताश खेलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक फार्म भरने जा रहा हूँ और मैं होटल में काम करूँगा फिर कोर्स करने के बाद। तो सारे लोग कहने लगे मेरे से, अरे तू इतना घटिया काम करेगा, इतना मतलब तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है काम करने, तुझे लगना ही है तो जाके शुगर मिल में लगो, तुझे लगना ही है तो पुलिस में लगो, लगना ही है तो फौज में लगो। मतलब वो लिमिटेड कामों को बताने लगे। लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने जाके फार्म भर दिया। फार्म भरने के बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, मेरा एडमिशन हो गया। अब वो लोग कहने लगे कि भैया तू तो गलत काम कर रहा है। हमारे मामा फैमिली को भी बोलने लगे कि अरे इस लड़के की क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ये कोई काम थोड़ी है। क्योंकि उनकी दृष्टि में होटल का मतलब चाय पीने का होटल, तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता और वो जितना उनको दायरा होता है, जितनी उनकी सोच होती है, वो वहीं तक पहुंच पाते हैं। तो खैर चलता रहा, मैंने पढ़ाई कर ली और मैं हयात रेजेंसी होटल में जाके लग गया। मैं समाज के डर की आपको बात समझा रहा हूँ, समाज से क्यों नहीं डरना चाहिए। अब मेरा रहन सहन बदल गया, मेरा खान पान बदल गया, मेरी बोलने की तरीके बदल गए, मेरे पहनने का तरीका बदल गया और मेरे पास पैसे भी आने लगे। क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, जो एक अच्छे गवर्नमेंट में जो नौकरी करता है उसको भी नहीं मिलती थी, उससे ज़्यादा सैलरी मुझे मिलती थी। अब वही लोग, वही समाज के लोग मेरे पास आने लगे कि हमारे बच्चे का भी एडमिशन करा दो, हमारे बच्चे को भी होटल में लगा लो, हमारे बच्चे को भी। तो मैंने समाज की उस समय मानी नहीं।
अगर मैं उस समाज की मानता, उस समाज से डरता, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता। और फिर सारा समाज मेरी तारीफ करने लगा। ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ, केवल 5 साल के अंदर ही पूरा का पूरा समाज बदल गया, उनकी सोच बदल गई मेरे प्रति, और जो मेरे को भिन्न भिन्न तरीके की बातें करते थे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे नया समाज का आया। 5 साल नौकरी करने के बाद, क्योंकि मैंने 1995 से 2000 तक हयात एजेंसी में नौकरी की। मुझे प्रोग्रेस करनी थी, मुझे पैसा कमाना था, और नौकरी में आप लिमिट में रहते हैं, आपको लिमिटेड पैसा मिलता है। हालांकि मैंने 2 जगह नौकरी की। रात को मैं हयात एजेंसी में नौकरी करता था, और दिन में मैं प्राइवेट एक एजेंसी थी, केटरिंग कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। ये सिलसिला चलता रहा, मैंने खूब पैसा कमाया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। नौकरी के अंदर आप घंटों के हिसाब से काम करते हो। आप 8 घंटे वहाँ कर दिए, 8 घंटे वहाँ कर दिए, 9 घंटे वहाँ कर दिए, 10 घंटे कर दिए, तो आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता है। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि बगैर बिजनेस करे आप पैसे वाले नहीं बन सकते। तो फिर मैंने पैसे वाले बनने का जुनून सवार था, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से पैसा कमा रहे हो। अगर आप पैसे वाले हो तो समाज आपको सल्यूट मारता है, सारी दुनिया आपकी इज्जत करने लगती है, क्योंकि आप किसी का भी काम चला सकते हो, किसी को भी पैसा दे सकते हो, और नहीं भी देते हो तो लोगों को ये वहम रहता है कि इससे कभी काम आ जाएगा। तो फिर मैंने बिजनेस करने का निर्णय लिया, नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। सन 2000 में मैंने नौकरी से रिजाइन किया, दोनों नौकरियों से। वही समाज फिर मेरे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि वो अब नॉर्मलाइज कर चुका था अपने दिमाग के अंदर, अपनी विचारधारा के अंदर, हाँ ये नौकरी लग गया है और अब ये इतना ही रहेगा। जब मैं बिजनेस करने के लिए सोचने लगा तो फिर से वो समाज सक्रिय हो गया। वही लोग जो मेरी तारीफ करने लगे थे अब मुझे बेवकूफ़ कहने लगे। कितना बड़ा बेवकूफ़ है, नौकरी क्यों छोड़ रहा है, दुनिया को तो नौकरी नहीं मिलती, इसको नौकरी मिल गई, इसको घमंड आ गया, वगैरह वगैरह। और फिर से एक बार जब मैंने नौकरी छोड़ी तो वही समाज मेरे अगेंस्ट हो गया। खैर, मुझे तो अपने टारगेट पूरे करने थे, मुझे तो अपनी एक सोच थी, एक स्टडी थी अपने जीवन के बारे में। और जब मैंने बिजनेस करने की बात करी उन्हीं लोगों से, तो बोले, अरे तुम्हारे खानदान में किसी ने बिजनेस किया है क्या? बिजनेस का बै नहीं जानते तुम? बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं, बिजनेस तो तुम कर ही नहीं सकते। इस तरीके से आपको भी रोकने का प्रयास करता है समाज। तुम्हारे बड़े बूढ़े ने भी बिजनेस किया है, तुम्हारे किसी नियर डियर ने बिजनेस किया है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में बिजनेस किसी ने शुरू ही नहीं किया था, सब लोग बस नौकरियां करते थे। अब आपके अंदर अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। जब आप परेशान हो जाओगे तो समाज को चैन मिलेगा, आप उनकी मान रहे हो। लेकिन अगर आप उनकी नहीं मानोगे, नहीं डरोगे, तो फिर वो आपके अपोजिट में हो जाएंगे। फिर मैंने बिजनेस शुरू किया तो वही समाज के लोग कहने लगे, अब भूखा मरेगा, अब थोड़ी सी मौज आ रही, शादी हो गई और बच्चे भी होने लगे, अब कैसे चलाएगा खर्चा, अब कहाँ से लाएगा, क्योंकि इसका बाप तो इसको ज़मीन देगा नहीं और कहीं से कोई इनकम नहीं है, तो अब ये ज़िंदगी को कैसे जिएगा। वही समाज
हमें फिर डराने लग गया। धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे टारगेट फिक्स थे, तो हम अपनी मेहनत करते रहे दिन रात, क्योंकि बिजनेस के अंदर आप कितना भी काम कर सकते हो, आपकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। और जब हम दिन रात काम करने लगे तो धीरे धीरे करके हम बिजनेस में कामयाब हुए और हम पहली कार लेके आए। अब कार लेके आए तो उन्हीं लोगों को फिर झटका लगने लगा, क्योंकि उस समय कार नहीं थी लोगों के पास। तो बोले, अरे भाई ये तो कामयाब हो गया लगता है। फिर लोगों ने अपनी अपनी बातें करना शुरू किया। अरे ये तो फलाने रिश्तेदार से मार के ले आया, ये तो अपने यहाँ से ले आया, ये तो फला करने लग गया। मतलब आपको डिमोलाइज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको उलझाने के लिए इस तरीके की लोग बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि ये कमाता थोड़ी है, मौजी ऐसे तो कमा ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया हमारे भी तजुर्बे हैं ज़िंदगी के। इस तरीके से वो समाज आपसे बातें करने लगता है, आपके लिए भ्रामक बातें फैलाने लगता है। लेकिन आप अगर कच्चे हैं, आपकी अगर इच्छा डगमगा जाती है, तो आप उनसे उलझ जाते हैं। लेकिन हम उलझे नहीं, हम अपने टारगेट पर लगे रहे। फिर एक नई चीज़ लेके आया। अरे ये तो समाज में ही नहीं बैठता, ये तो समाज की बातें ही नहीं मानता, ये तो समाज को कुछ मानता ही नहीं। लेकिन हम धीरे धीरे अपने काम की तरफ प्रोग्रेस करते रहे। करते करते हमारे पास 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, और ये अकेला है और 6 गाड़ियां खड़ी हैं। तो फिर उन्होंने इंक्वायरी शुरू की, आखिर ये करता क्या है। तो मेरा एक ड्राइवर रहता था, मेरे गांव का ही था। वो लड़का मेरे गाड़ी चलाता था, जिसमें मैं चलता था, क्योंकि मैं दिन रात दौड़ लगाता था, रात को सोता भी नहीं था। मुझे प्रोग्रेस करनी थी, मुझे बहुत पैसा कमाना था, मुझे बहुत सक्सेस करनी थी बिजनेस में। तो मैंने अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए 4 जगह ऑफिस खोल दिए। पहला फरीदाबाद में था, जब वहाँ सक्सेस हुआ तो फिर मैं दिल्ली में एक ऑफिस खोल दिया। फिर मैं दिल्ली में काम करने लगा, फरीदाबाद में तो कर ही रहा था, फिर दिल्ली में भी बढ़ा दिया। उसके बाद मेरे को और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी थी, तो मैंने नोएडा में एक ऑफिस खोल दिया, तो नोएडा में मैं काम करने लगा। चौथा गुड़गांव में, क्योंकि एनसीआर इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था और इसी में लोग पूरे देश से रहते थे। तो मेरा इवेंट्स का काम था। अब मैं दिन रात उन लोगों से बात ही नहीं कर पाता था, बस रास्ते में मिले, राम श्यामा करी और आगे निकल गए। ड्राइवर है, तो फिर लोगों को लगा कि यार ये तो पैसा कमा रहा है, लूट रहा है लोगों को। जब आप कमाने लगते हैं तो फिर इनके साथ दिमाग में एक बात आती है, लूट रहा है। वहाँ से पहले तो कहा कि मार के ले आया वहाँ से, फिर ये चीज़ जब फेल हो गई तो लुटे रहा है, तो लूट रहा है, ठग रहा है लोगों को, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। आप जब भी टाइम दोगे, जब भी काम करोगे, जब भी किसी को सर्विस दोगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, और यही तो बिजनेस है। तो हमारे बहुत ज़्यादा काम चलने लगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत बड़ी टीम हमने खड़ी कर दी। तो फिर लोगों ने इंक्वायरी की, भाई ये करता क्या है, आखिर ये करता क्या है। तो एक दिन हमारे ड्राइवर को बुला के, क्योंकि ड्राइवर तो मुझे छोड़ के अब अपने, उसकी भी पर्सनल लाइफ थी, तो उसको बुलाया। 10-12 लोग बैठे थे कहीं, उन्होंने बुलाया और उससे पूछा कि भाई ये करता क्या है। तो उसने बताया कि जी ये तो ऐसे ऐसे ये काम है इसका, ये बिजनेस है। तो वही लोग फिर मजाक में हंसने लगे, अरे तुझे नहीं पता बेवकूफ़, जो आदमी दिन रात मेरे साथ रह रहा है, मेरी गाड़ी चला रहा है, मेरे एक एक काम को देख रहा है, उसे नहीं पता है। उनको पता है, समाज के लोग बोलने लगे, तुझे नहीं पता। अगर यही धंधा तो हमारे गांव के बम्बू सोटा करते थे, उनका लड़का करता था, उनका पूरा खानदान यही काम करता था, क्योंकि वो हलवाई का काम करते थे। उन पे तो आज तक नई साइकिल भी ना आई, और यहाँ पे 6 गाड़ी। अरे यूँ कोई ज़रूर 2 नंबर का धंधा करता है, तुझे नहीं पता।
और तुझे फंसवा देगा तो इसकी नौकरी छोड़ दे। तो वही समाज फिर आपको इस तरीके से टॉर्चर करने लगता है, आपके स्टाफ को भड़काने लगता है। फिर हमारे गांव के ही कुछ लड़कों ने होटल मैनेजमेंट किया, उन्होंने मेरे साथ नौकरी करने लगे। फिर उनसे पूछते थे भाई ये करता क्या है। मेरा एक नेचर रहा हमेशा से, वो ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, मैंने हमेशा अपने नज़दीकी जो लोग हैं उनको नौकरी देने का प्रयास किया। बहुत लोग मुझे बताते थे कि अपने नज़दीकियों को कभी नौकरी मत दो क्योंकि वो आपकी पोल पट्टी खोलते हैं। अब मुझे तो कुछ गलत करना नहीं था, मुझे तो जब वो परेशान थे तो मैंने कहा आप आइए मेरे साथ नौकरी करिए। अब वो आदमी जो भी आपका अपना समझते हैं आप जिसको, वही कुछ दिन बाद आपसे जेलसी फील करने लगता है क्योंकि वो आपकी औकात आपके माँ बाप के ज़रिए कैलकुलेट करता है। और हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे जो पिताजी का, माताजी, वो सब एक नॉर्मल फैमिली थे। और वो जो बच्चे मेरे पास काम करते थे वो हमारे माँ बाप के कंपैरिजन अच्छा उनका परिवार रहा। उनके पिताजी प्रिंसिपल थे, किसी का मास्टर था, किसी का कुछ था। और हमारा पिताजी एक ऐसा था कि जो अपने घर में भी कोप अप नहीं कर पाता था। तो डेफिनेटली उनको एक जेलसी फील होने लगी कि यार ये हमारे ऊपर ऑर्डर करता है। वो ये भूल जाते थे कि ये हमारा बॉस है, इसी की वजह से हमें सैलरी मिलती है, इसी के पास हम काम करते हैं। वो भूल करके वो पर्सनल हो जाते थे और गांव की कैलकुलेशन, गांव के समाज के हिसाब से वो सोचने लगते थे। तो खैर जब आदमी आपको परेशान करने लगता है तो आप उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो मैंने उनको नौकरी से 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को निकाला। उनकी टोन भी चेंज हो जाती है। वो हमारे स्टाफ के साथ भी, अरे ये फलाने का ही तो है, इतना बड़ा चौधरी बन रहा है। तो धीरे धीरे करके वो अपने बिहेव की वजह से वो नौकरी छोड़ के उनको जाना पड़ा। किसी ने 2 साल काम किया, किसी ने 3 साल किया, किसी ने 4 साल किया। ऐसे करते करते वो निकलने लगे। और जब वो निकलते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, बुराई करने लगे। तो खैर मुझे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था क्योंकि मेरे टारगेट फिक्स थे। मुझे उस समाज की भी परवाह नहीं थी जो सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है, आपको कंट्रोल करता है, सिर्फ आपको डराता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। फिर जब लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये तो वास्तव में पैसे वाला हो गया, तो वही समाज के लोग जब भी कोई सोशल काम गांव के अंदर करते थे, जब भी कोई बात करते थे, तो 10-5 आदमी इकट्ठे होकर मेरे पास आते थे और बोलते थे भाई ये काम में सहयोग कर दे, इस काम में सहायता कर दे हमें। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने कहा बताइए कितने पैसे चाहिए आपको, हम बच्चों का खेल करा रहे हैं, हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं, हम गांव के अंदर ये विकास कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोले 5100 रुपये दे दे। तो मैं उनको 11,000 रुपये दे देता था। अब धीरे धीरे वही समाज आपको कहने लगा भैया ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, अरे हम तो 10 आदमी गए थे, हमें खूब तो खिलाया इसने, अच्छा अच्छा। खाने का ही काम था हमारा, तो खूब मिठाई खाओ, खूब अच्छे पकोड़े खाओ, अच्छे समोसे खाओ, मतलब खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिन रात मेरे यहाँ खाने का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोई जो मर्जी खाइए आप। और आपको हमने पैसा भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा दे दिया, दूसरे लोगों से आप जितना लेते हैं उससे डबल दे दिया। तो वही समाज आपसे क्या कहने लगा, आपकी तारीफ करने लगा कि भैया ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी, ये तो बहुत बढ़िया है, अरे बढ़िया किया इसने, बिजनेस कर लिया। अब लोग मेरे पास बिजनेस की सलाह लेने आने लगे कि जी मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। माँ बाप लेकर के अपने बच्चों को आने लगे, वही समाज के लोग मेरे पास आने लगे। अब जब पीक पे आ गया हमारा बिजनेस, हमें NCR नंबर 1 का अवार्ड मिला और सारे लोग कहने लगे भैया ही इज़ द बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट
कंपनी। तो मेरा एक जीवन में एक नेचर रहा है, जब कोई चीज़ नॉर्मल हो जाए तो उस नॉर्मल चीज़ को छोड़ देता हूँ। जो ऑटो मोड पे आ जाए, ऑटोमेटिक चलने लगे, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज चाहिए। मैंने बचपन में ही स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस दिन आपके उसमें समस्या ना आए, दिन में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो दिन आपका बेकार है। अब जब आपका स्मूथ हो गया, सब कुछ ऑटो मोड पे हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप लापरवाह होने लगते हैं, आप जो है ठंडे पड़ने लगते, आप आलसी होने लगते, आप नॉर्मल हो जाते हैं। अरे कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे उससे तो मेरा बेहतर है काम, उससे तो मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, उससे तो मेरी पास ज़्यादा चीज़ें हैं। तो 2010 में जब हमारा बिजनेस पीक पे आ गया, तो हमने बिजनेस को छोड़ दिया। हमने सोचा, बहुत से प्रश्न थे दिमाग में, तो हमने कहा अब हम संत बनेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपने पैसा भी कमा लिया, आपने नौकरी भी कर ली, आपने उस समाज को अपने अगेंस्ट होते देखा और वो फेवर में भी आ गया, तो समाज का डर धीरे धीरे हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। समाज तो वही कहेगा जो आप दिखाएंगे। तो अब समाज के साथ आपको खेलना है, समाज के साथ आपको आनंद लेना है, क्योंकि समाज लोगों का एक समूह है, और 10 लोग आपका अनफेवर करते हैं तो आप समझने लगते हैं, डरने लगते हैं, अरे ये क्या कहेंगे, समाज क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो सोचने दो, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास पावर नहीं होती। भीड़ और भेड़, मैं समझता हूँ दोनों बराबर है। भीड़ इकट्ठा होकर आप पे हमला कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, लेकिन वही भीड़ अकेले में आ जाए, वही आदमी, तो वो उसकी हिम्मत नहीं है आपसे टक्कर लेने की, क्योंकि अकेले में वो कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? वो करता है कि इसके पास ताकत कितनी है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास हथियार क्या है, बहुत सी चीज़ें वो कैलकुलेट करता है। लेकिन भीड़ में क्या है? भीड़ में वो अपना गुस्सा निकालता है, उसको ऐसा लगता है तू पकड़ा नहीं जाएगा, तू इसको चोट पहुंचा ज़्यादा से ज़्यादा, शारीरिक भी मानसिक भी। कि भीड़ में अगर आपके खिलाफ पंचायत हो रही है, तो वहाँ वो लोग भी बोलेंगे जिनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े हो, क्योंकि वहाँ पता है कि भीड़ संभालेगी। लेकिन बाद में छटनी होती है और भीड़ में से वही लोग टारगेट किए जाते हैं, और फिर आप उन लोगों को टारगेट करके, चाहे आप कानूनी सज़ा दिलवाएं, चाहे आप पर्सनली उन पर हमला करें, फिर वो आपका पर्सनल मामला हो जाता है। अब आप पावरफुल हैं, आप ताकतवर हैं, और वो कमज़ोर है, तो फिर वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। ये भीड़ का काम, ये उस समाज का काम। समाज हमेशा पैसे वाले ताकतवर आदमी की गुलामी करता रहा है। समाज कभी नहीं बोलता उसके सामने, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है। तो समाज का जो डर है, उसके बाद हमने बाबा जी बनने का निर्णय लिया, जिसको संत कहते हैं। और संत के भी हमारे अलग पैरामीटर थे। हम भगोड़े नहीं थे, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं था, लेकिन समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए काम करना था, जो हमें अच्छा लगे। उस समाज की बीमारी को निकालने का निर्णय लेना था, उस समाज को गर्त में धकेलना नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही बेचारे बहुत दलदल में फंसे हुए हैं। समाज के लोग बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं, और उनसे खेलता कौन है? जो दिमागदार होता है,
वो उनसे खेलता है, उस समाज से खेलता है, वो उनको यूज़ करता है, वो उनके इमोशंस के साथ खेलता है। वो मुख्य जो 4-5 आदमी चौधरी बनते हैं उनको कंट्रोल करता है और वो सारी भीड़ को कंट्रोल करते हैं। वो उनको अपने फेवर में ले लेता है, उनको छोटा मोटा खिला देता है, छोटा मोटा उनकी तारीफ़ कर देता है, उनकी शाबाशी दे देता है और वो समाज उसकी चाटुकारिता करने लगता है। तो हमने भी ट्राई किया और एक गांव में एक्सपेरिमेंट किया। समाज के उन जो चौधरी बनते थे उनको शराब पिलाना, उनको घुमाना, उनको वो सब चीज़ दिखाना जो उनका सपना था, क्योंकि हमारे पास तो पैसा था, हमारे पास तो व्यवस्थाएं थी। वही समाज अब आपकी तारीफ़ करने लग गया गाँव में और हमें बोलने लग गया, अरे तुम तो एमएलए लायक हो, तुम तो इतने बड़े दिलावर हो, तुम्हारे सामने कौन टेकेगा, तुम इलेक्शन लड़ो। वही लोग, क्योंकि अब उनके पास एक जरिया था कि पैसा है इसके पास, इसको हम राजनीति में धकेल देंगे और राजनीति के बहाने हम इससे खाते पीते रहेंगे, इसकी गाड़ियों को यूज़ करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, अपने रिश्तेदारियों में घूमते रहेंगे। लेकिन मैं दूसरा अनुभव ले रहा था, मैं उन लोगों से खेल रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा था, पैसे को मुझे एंजॉय करना था, क्योंकि मैंने पैसा कमाया और मैं पैसा कमा करके किसके लिए छोड़ के जाऊंगा? अपने बच्चों के लिए। बच्चों को आप कितना भी पैसा दे दोगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, उन्हें सारी फैसिलिटी मिल जाएगी तो फिर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभाव के अंदर ही आदमी मेहनत करता है, अभाव के अंदर ही वो बाहर निकलता है, अभाव के अंदर ही उसका दिमाग काम करता है। अभाव जब आपके पास होता है तभी आप हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप कष्ट क्यों भुगतेंगे? मेरी ज़िंदगी में, अपने जीवन में मैंने बहुत कष्ट भुगते, कष्ट नहीं कहूँगा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि जब आप ज़ीरो से खड़े होते हैं और आप ऊपर तक जाते हैं तो आपको बहुत अनुभव होते हैं और एक एक रुपया कमाने में आपको पता होता है कितनी ताकत लगती है। लेकिन जब आपने वो पैसा कमा तो लिया, आपने खूब ज़मीनें खरीद ली, खूब घर खरीद लिए, खूब आपने गाड़ियाँ खरीद ली, अब क्या करोगे? अब उस पैसे को बर्बाद करना है। अब बर्बाद करने में फिर आपको ज़्यादा अनुभव होता है। बर्बाद ऐसे नहीं करना शराब पीनी है, बर्बाद ऐसे नहीं करना जुआ खेलना है, बर्बाद ऐसे नहीं करना कि मुझे लड़कीबाजी करनी है। नहीं, मैंने उन लोगों पे खर्च करना शुरू किया। ले भाई खा ले भाई पी ले भाई गाड़ी ले जा, ले भाई अजी मेरे छोरा के ससुराल जानो, अरे कार ले जा मेरी। तो मेरे पास 6 गाड़ियाँ थी, तो मैं लोगों को खूब गाड़ियाँ देता था, पेट्रोल भी अपना भरवाता था, नुकसान भी अपना, 1,500 रुपये भी दे दिया, जा उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए फल ले जाना बढ़िया से। तो फिर मैंने अनुभव करना शुरू किया कि लोगों का बिहेव, समाज का बिहेव कैसे चेंज करता है। अब पूरा समाज मेरे यहाँ बैठा रहता था, वही समाज जो ये कहता था कि तेरे बाप ने भी बिजनेस किया है, तेरे दादा ने बिजनेस किया है, वो अब मेरी तारीफ करते थे। वो मुझे कहते थे कि तू एमएलए बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इलेक्शन लड़िए। तो उस समय सबसे पहला जो इलेक्शन आ रहा था वो पार्षद का आ रहा था, जिला परिषद का। वो मैंने कहा लड़िए। तो फिर पंचायत हुई, लोग मेरे यहाँ बैठे और लोगों ने कहा भैया पैसा लगेगा इसमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें 3 लाख रुपए लगेंगे इस इलेक्शन में। तो मैंने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ। तो बल्ले बल्ले हो गई। लोगों ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया मेरे लिए, दिन रात अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। गाड़ियां मैंने खड़ी कर दी 10, बैठो जाओ, भट्टी लगा दी, खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, खाओ पियो ऐश करो। शाम को शराब की पेटी पे पेटी मंगवा दी, खूब शराब पियो। लोग अपने घर तक ले जाते थे, पीते भी थे और लेके भी जाते। तो वो उनके ही लोग मेरे से शिकायत करते थे, फलानो 1 बोतल ले गो, 2 बोतल ले गो। मैंने कहा इट्स ओके फाइन, ले जाओ। खूब लोगों ने मेरे को लूटा।
मुझे तो ना तो जीतना था, ना उन्हें मुझे जिताना था। वो क्यों जिता देंगे मेरे को? फिर तो मैं और बड़ा चौधरी बन जाऊंगा, फिर तो मैं और रूल करूंगा उनके ऊपर। वो नहीं जिताएंगे। जो आपके सबसे नज़दीकी होंगे वही आपकी टांग खींचेंगे। वो कभी आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखना चाहते। मेरा इतनी बात मैंने आपको पार्ट में आपको बताई है इस समाज के डर के बारे में। इस समाज से मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं डरता हूं तो अपने आप से डरता हूं, अपने फैसलों से डरता हूं। कैसे फैसले? कि मैं कहीं इनके ऊपर कोई ऐसा अटैक ना कर दूं किसी के ऊपर कि उसको झेलना पड़ जाए। मैं तो ऑलरेडी झेला पड़ा हूं, मुझे तो परवाह नहीं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इनकी औकात देख रखी है। समाज की औकात, ये समाज सबसे पहले आपका विरोध करेगा, कोई भी आप नया काम करेंगे। जब मैंने महात्मा बनने का निर्णय लिया तो सारा समाज ये बोलने लगा, अरे कितनी मौज आ रही, कितना तगड़ा काम चल रहा था, और भाई क्या उन्माद सूझो बाबा जी होगो, अब या बीरबानी कौन संभालेगो, बालक ने कौन संभालेगो, या घर है या पैसा है या कौन संभालेगो, ये तो बाबा जी है। वो मैं भगोड़ा थोड़ी था सबको कंट्रोल करके। क्योंकि घर को छोड़ के भागना ये महात्मा का काम नहीं है, ये ऋषि मुनि का काम नहीं है। क्यों? आप किसके लिए जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? अपने घर से भाग रहे हो तो क्या करने जा रहे हो? किसी मंदिर को सकेरने जा रहे हो? किसी मंदिर पर बैठने जा रहे हो? नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते अब आप विराट होना चाहते हो, आप दूसरे लोगों की सहायता करना चाहते हो, अपने आप से कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो। लेकिन एक हमारे समाज के अंदर एक सिनेरियो है, बाबा जी होने का मतलब है भगोड़ापन, घर को त्याग दो। क्यों भाई? क्यों त्याग दें घर को? जिस घर को हमने बनाया, जिस घर को हमने सजाया, जिन बच्चों को हमने पैदा किया, उन बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दें। उन बच्चों को कौन संभालेगा? उस पत्नी को कौन संभालेगा? उसका क्या कसूर था? आप संभालोगे ना। समाज यही तो चाहता है कि उसकी बीवी पर कंट्रोल करें, उनके बच्चों पर कंट्रोल करें, उसके घर पे कंट्रोल करें और उसको चूतिया बताएं। तो हम चूतिया तो नहीं है। तो हमने अपने घर को भी कंट्रोल किया, क्योंकि हम घर छोड़ के थोड़े भाग रहे हैं, हम तो दुनिया की सेवा करने के लिए भाग रहे हैं। तो हमने फिर समाज की सेवा करना शुरू किया। उस पैसे को उन गरीब लोगों में बांटना शुरू किया जो हमने कमाया था किसी न किसी माध्यम से। चाहे हम उनको सर्दियों में कंबल दें, रजाई दें, उनके कपड़े बनवाएं, चाहे हम उन्हें चप्पल पहनाएं, जूते पहनाएं, उन्हें मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से। जिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उनके बाप नहीं उठा पा रहे हैं किसी कारण से, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएं। जो पैसा हमने कमाया अब उसको हमें लोगों की भलाई में लगाना था। अब वही समाज फिर से आपकी तारीफ करने लग गया, वही समाज आपको जय जयकार फिर करने लग गया। अजी आप तो नेतागिरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि नेतागिरी में हमने देखा कि आपको झूठ बोलना पड़ता है। नेतागिरी में हमने चेक किया, हमने ट्राई करके जब देखा तो आपको डेफिनेटली अपने आप से घृणा करनी पड़ती है। आपका इनर कॉन्शियस वीक हो जाता है, आपको सबको हाँ हाँ करना पड़ता है और किसी का काम आप कर नहीं सकते, बिकॉज यू आर नॉट द सुप्रीम पावर। और सुप्रीम पावर भी सबको बराबर नहीं कर सकती। तो हमने कहा ये तो हमारे काम का सामान नहीं है, इसमें तो बस हम ऐसे मजे लेते रहेंगे। क्योंकि नेता बनने के बाद आप अपने आप से दूर हो जाते हैं, आपको बिल्कुल झूठी जिंदगी जीनी पड़ती है, आपको झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर रखनी पड़ती है, आप असलियत अपने अंदर अपने आप से कभी मिल नहीं पाते, आप उनसे दूर हो जाते हैं अपने आप से। अपनी मूल इच्छाएं आप पूर्ण नहीं कर सकते,
हाँ, दूसरे की नज़रों में आपकी खूब सिक्योरिटी रहेगी, खूब लोग आपको मालाएं डालेंगे, खूब आपका सम्मान करेंगे, खूब सामने आपको खूब बढ़िया बढ़िया कहेंगे, लेकिन आपके उठते ही पीछे आपको इतनी गालियां देंगे, बहुत ज़्यादा। तो नेतागिरी को हमने बाय बाय कह दिया। लेकिन नेतागिरी में हम इन लोगों को शॉट मारते रहेंगे, देखते रहेंगे, समाज से खेलते रहेंगे। तो हमने उसके बाद में इलेक्शंस भी लड़े और एमपी का इलेक्शन भी लड़ा। इलेक्शन का मतलब है खर्चा करना। हमने खूब खर्चा किया क्योंकि हमने पैसा कमाया था। हमें पैसे को उड़ाना, हमें पैसे को बर्बाद करना, क्योंकि जब तक आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, उसके साथ साथ जो हमें टारगेट थे, हमें फिलॉसफी लिखनी थी, फिलॉसफी पढ़नी थी। अब लोगों को लगा कि ये तो ऐसे ही बाबा जी है, वैसे ही घूमता रहता है। किसी को ये नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और हमने दिन रात मेहनत करके 11,000 पन्ने की फिलॉसफी तैयार कर दी। 11,000 पन्ने की फिलॉसफी तैयार हो गई और अब वही समाज क्या कह रहा है, अरे ये तो चूतिया है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि तुम नहीं कर पाए। अब वही समाज के लोग जो उस समय थे, जब मैं नौजवान था, जब मैं नौकरी लगने के लिए ट्राई कर रहा था, मैं इस गांव में आने के लिए ट्राई कर रहा था, उनमें से 60% लोग मर गए, 40% लोग रहे। वो 40% अगली पीढ़ी को भी ये बता के जाएंगे कि इसकी औकात ये थी, इसकी परवरिश भी ये इस गांव में नहीं हुई, ये वहाँ से आया है। तो अब जो नई जनरेशन है वो, उसके अंदर भी एक फिलॉसफी बन गई दिमाग में, अरे ये तो उसका है, लूला का, फलाने का। और लेकिन वो अब हजम कैसे करें? ये तो ऐश करता है, ये तो चौधराहट करता है, ये तो किसी की परवाह नहीं करता, ये तो समाज को, समझ गए आप? तो कहने का मेरा मतलब है, ये है वो समाज। आप भी अपनी जिंदगी का, मैंने इसलिए आपको अपना थोड़ा सा पार्ट बताया है, थोड़ा सा पार्ट इसलिए बताया कि इस समाज से डरने की जरूरत नहीं है। ये समाज आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। आपकी जो इच्छा हो रही है उस इच्छा को लेकर के आपने ताकत लगानी है और अपनी इच्छा को पूर्ण करना है। ये डर बहुत नॉर्मल डर है। इस डर से तो आप ठोकर मार के बाहर आ सकते हो। हाँ, इससे आगे वाला जो डर है, सब ये समाज भी जब इससे आप नहीं डरते हैं तो फिर ये सहारा कानून का लेता है, फिर आप पे झूठे इल्जाम लगाएगा, आपको किसी न किसी उसमें फंसाने का प्रयास करेगा, क्योंकि कानून का आपको सम्मान करना चाहिए। कानून एक देश को चलाने का एक तरीका होता है, और अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो फिर त्राहिमाम हो जाएगी। एट द एंड ये समाज भी कानून से डरता है, ये समाज के लोग भी कानून से डरते हैं। तो फिर ये आपको अड़चन देने के लिए फिर ये कानून का सहारा लेते हैं। जब ये भी किसी का सहारा लेते हैं, ये समाज भी किसी का सहारा लेता है, तो इस समाज से डरने की क्या जरूरत है? कौन क्या कहेगा, हम इस डर में जीते हैं। कहने दो ना, जिनके पास टाइम है कहने का, आपको देखने का, आपके लिए सोचने का, वो तो कुछ कहेंगे ही। उनके पास कहने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो आपकी भी कहते हैं, वो दूसरे की भी कहते हैं, वो तीसरे की भी कहते हैं, उनका काम ही कहना है। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपना जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत लगाइए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो धन कमाते रहिए। आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते रहिए।
आप समाज की, इसी बीमार समाज की भलाई करना चाहते हैं तो भलाई करते रहिए। इससे वैलिडेशन लेने के चक्कर में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम तो आपको कुछ ना कुछ कहना है। कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ खराब कहेंगे, कुछ बहुत सी संज्ञाएं देंगे आपको, ऐसे ऐसे नाम देंगे जिनको आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वो गुस्सा, उसको आप अपनी ताकत बनाइए, और ताकत बना करके हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसने एक शब्द से मेरी जिंदगी बदल दी। वो शब्द क्या था वो आपको बताऊंगा। उस समाज का दिया हुआ वो शब्द मेरी जिंदगी को ऐसे बदल गया, आज मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ सिर्फ उस शब्द की वजह से पहुँचा हूँ, उस व्यक्ति की वजह से पहुँचा हूँ। उसने बेहोशी में मेरे से ये बात कह दी, और उस बेहोशी की बात को लेकर के आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उस बात को अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आप भी इस दौर से गुजर रहे हों, समाज से डर रहे हों, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हों, तो उठिए, खड़े हो जाइए और इसको बाहर फेंकिए और अपने टारगेट पर, अपनी इच्छा को पूर्ण करने में अपनी ताकत झोंक दीजिए। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।